एक व्यक्ति होता है जो 5वीं फेल होता है। वो बस पे कंडक्टर किया करता था। उसकी उम्र धीरे-धीरे करके काफ़ी बढ़ रही थी और उसकी शादी नहीं लग रही थी। किसी दोस्त से उसने कहा कि दोस्त शादी नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ? तभी उसके दोस्त कहता है कि तुमको मैट्रिमोनियल साइट पे जाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे लिए एक से बढ़कर के एक रिश्ते मिल जाएँगे। इसके बाद वो व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी-सी, बहुत बढ़िया-सी प्रोफ़ाइल बनवाया। प्रोफ़ाइल बनवाने के बाद वो नए-नए रिश्तों की तलाश में वो जुट जाता है। रोज़ के रोज़ वो मैट्रिमोनियल साइट को तलाश करने लगता है। ऐसे एक दिन तलाश करते-करते उसको एक एसडीएम साहिबा की तरफ से फ़ोन आता है। एसडीएम साहिबा के बारे में जब जानकारी इकट्ठा की जाती है तो पता चलता है कि वो काफ़ी तेज़ तर्रार पढ़ी-लिखी होती है और अधिकारी होती है, एसडीएम होती है और इसके बाद वो बस का कंडक्टर जो होता है, उससे शादी करने के लिए एसडीएम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी वो एसडीएम को बस कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं बताया था, वो कहा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, बहुत अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है। एसडीएम साहब उसके बातों में पड़ जाते हैं, दोनों दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और प्यार के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। ना तो एसडीएम साहिबा को पता होता कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा, नहीं बस का कंडक्टर को पता था कि भविष्य में क्या होगा। अब दरअसल एसडीएम साहब का कत्ल हो जाता है, हत्या हो जाती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो कातिल ने सारे सबूत मिटा दिए थे घटना के जगह से, लेकिन वो एक गलती वो कातिल जरूर कर रखा था। वहां पे वो जो गलती थी उसकी, उसी गलती से उसकी कत्ल की राज खुल जाती है। आज कहानी उसी एसडीएम साहिबा के, कैसे वो एसडीएम साहिबा बनी, कैसे उनको प्यार हो गया, कैसे उनका हत्या कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये घटना होता है मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है ढिंढोरा और उसी का एक गांव लगता है सहपुरा। दरअसल सहपुरा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। बात होती है 28 जनवरी 2024 के दोपहर 3 बजे के आसपास की। इस एसडीएम साहिबा के पति जो होते हैं वो करीब दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास जैसे ही बंगले सरकारी आवास के भीतर आते हैं, कमरे के भीतर जाते हैं, बार बार अपनी पत्नी को आवाज देते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है निशा नापित शर्मा होता है। बार बार निशा निशा करके वो आवाज लगाते थे, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आ रहा था। जैसे आवाज नहीं आ रहा था तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो बेडरूम में जाते हैं तो जाते वहां देखते हैं एसडीएम साहब औंधे मुंह लेटी होती है। उन्होंने जाकर के एसडीएम साहब को हिलाया तो थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की आवाज़ सुनाई दी और हल्की-फुल्की आवाज़ सुनाई देने के बाद जो उनका पति जो होता है, यानी एसडीएम साहिबा के जो पति होते हैं, जिनका नाम होता है मनीष शर्मा। मनीष शर्मा काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने लगते हैं उसी जगह। ना तो उनका वहाँ पे कोई अर्दली मौजूद होता है, न कोई चपरासी, कोई सिपाही मौजूद होता है, न ही उनका गाड़ी का ड्राइवर मौजूद होता है। तुरंत ही वो ड्राइवर को कॉल लगाते हैं, कॉल लगा कर के वो कहते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो, जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी से जल्दी बंगले पे आ जाओ, क्योंकि मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी खराब है। अब जैसे ड्राइवर ने ये खबर ड्राइवर को मिली, ड्राइवर तुरंत मौके पे पहुंचने का प्रयास किया। मौके पे आने में उनको हालांकि काफ़ी टाइम लग जाता है। अब एसडीएम साहिबा को आनन-फानन में वहाँ से गाड़ी में बैठा करके सीधा अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर साहब को कहा जाता है, डॉक्टर साहब जरा ध्यान से देख लीजिए, ये एसडीएम साहिबा है, मैं इनका पति हूँ और इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है धीरे-धीरे, बस आप इनको अच्छे से देख लीजिए। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या बात है? तो बताते हैं कल इन्होंने ज़बरदस्ती एक व्रत रख लिया, फास्टिंग रख ली, जबकि इनकी तबीयत खराब रहता है, इनका लीवर भी ढंग से काम नहीं करता है और इन्होंने अमरूद खा लिया, मैंने मना किया, इसके बाद इन्हें उल्टी हो गई थी। पूरी कहानी सुनाई है जो एसडीएम साहब के बारे में, जो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब जब देख रहा था तो अंधी मुँह लेटी हुई थी। तुरंत ही मैं आपके पास लेकर के बस आप जल्दी से इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूरी बात सुना, पूरी बात सुनने के बाद जो है सो सीधा उस एसडीएम साहिबा के इलाज में जुट जाते हैं। इलाज के लिए जैसे डॉक्टर साहब भीतर जाते हैं, उनके नब्ज टटोलने की प्रयास करते हैं तो डॉक्टर साहब के होश उड़ जाते हैं। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिनको यहाँ पे लाया गया था, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जीवित हैं, लेकिन ये तो करीब 6-7-8 घंटा पहले मर गई थी। अभी डॉक्टर साहब काफ़ी घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अपने पूरे स्टाफ वालों से बातचीत करते हैं कि इस शहर के एसडीएम साहिबा हैं, अगर जरा सी भी कोई ऊँच-नीच वाली इधर-उधर बात हो गई, ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब को लेने के दिन ही पड़ सकते हैं। तुरंत एसएसपी साहब को कॉल करते हैं। एसएसपी साहब को फ़ोन करने के बाद डॉक्टर साहब पूरा घटनाक्रम सुना दिया। जैसे घटनाक्रम की सूचना मिलती है एसएसपी साहब को, अब सूचना मिलने के बाद इस जिले के जो एसपी होते हैं अखिल पांडे मौके पे आ जाते हैं। उस अस्पताल में एफएसएल टीम साथ में आ जाती है। स्थानीय जो एसएचओ होते हैं वो अपने टीम के साथ वो अभी पहुंच जाते हैं। अब इस मामले की पूरे जांच में जुट जाते हैं, क्योंकि किसी छोटे-मोटे अधिकारी की बात नहीं थी, बल्कि जिला के एसडीएम साहब की उनकी हत्या हुई थी, कत्ल हुआ था। उस हत्या की बात इसलिए पता चल जाती है कि जिस प्रकार से करीब 5-6 घंटे के बाद ये दबाया रखा गया था, किसी ने किया, क्यों किया, यही सारे सवाल थे। जब उससे पूछा जाता है
तो उनके जो पति होते हैं मनीष शर्मा, उन्हें वही पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो कल जो है सो 27 तारीख को घर पे आए थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्होंने अमरूद खा लिया, उसके बाद मना किया तो उल्टी हो गई, उसके बाद जो दवाई दी, रात को सो जाती हैं, सुबह को संडे होने की वजह से, रविवार होने की वजह से हमें लगा कि वो आराम करें। इसी दौरान सुबह 10 बजे के आसपास नौकरानी पहुंचते, घर में काम कर रही होती है और वो मनीष शर्मा किसी काम से बाहर निकल जाते हैं। वापस लौट के 2 बजे आए तो एसडीएम साहिबा औंधे मुंह पड़ी होती है, तुरंत लेकर के अस्पताल पहुंचा। मैं नहीं जानता कि कैसे मरे। जैसे ने एसपी साहब, एसडीएम साहब का पति की पूरी कहानी सुनी, वो एसपी साहब सरकारी बंगले पे पहुंच जाते हैं, एसडीएम साहब का सरकारी, वहां जाकर के एक एक चीज को बहुत बारीकी से परीक्षण करते हैं, उसको तलाश करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। घर में जितने भी लोगों को 27 से 28 जनवरी को आना जाना हुआ था, हर एक व्यक्ति की एक लंबी लिस्ट तैयार की जाती है, हर एक व्यक्ति से सवाल जवाब पूछताछ शुरू की जाती है। कौन आया था, क्यों आया था, क्या बात था, सारे बहुत सारे सवाल होते हैं, सब लोग से बात कर रहे थे। इसी बीच जो है एसपी साहब यानी अखिलेश पांडे की वही पास में एक वॉशिंग मशीन रखी होती है। वॉशिंग मशीन को जैसे उन्होंने खोल करके देखा था, उस पूरी वॉशिंग मशीन के भीतर केवल दो ही कपड़े थे, बेडशीट और साथ ही तकिया के कवर। बेडशीट और तकिया के कवर देखकर उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि घर में कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन यही 2 कपड़े क्यों धोए गए। इसके बाद वो कुछ सवाल जवाब जब करना घर में शुरू किया तो किसी ने भी इस बात को कहने की तैयार ही नहीं था कि किसी ने बेडशीट धोई है तो किसी ने तकिए का कवर धोया, खोल धोया। तभी एसडीएम साहब के जो पति होते हैं मनीष शर्मा, उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि ये कपड़े किसने धोए। वो बताते हैं कि ये कपड़े तो मैंने ही धोए हैं। दरअसल इनकी कपड़ों के भीतर की बात करें, इससे पहले एक बात और आपसे बात कर दे कि इस कहानी में 2 किरदार होता है। एक एसडीएम साहिबा के होते हैं जो कि जिनका नाम होता है निशा नापित शर्मा, और उनके पति होते हैं जिनका नाम होता है मनीष शर्मा। एसडीएम साहिबा के उम्र 51 साल के आसपास, उनके पति जो होते हैं मनीष शर्मा, उनकी करीब 45 साल के आसपास होती है। अब जब ये मनीष शर्मा अपने गांव में थे, 5वीं में फेल हो जाते हैं, घर के भीतर काफी डांट डपट पड़ती है, गालियां पड़ती है। जैसे गालियां पड़ती है, फेल होने पे गुस्से में घर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब घर वालों ने हर जगह पे उनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, यानी 6, 7, 8 साल बीत जाता है। और 8, 10 साल बीतने के बाद जब पता नहीं चलता कि मनीष शर्मा कहाँ रहे हैं, कि किस स्थिति में है, तो एक दिन अचानक से वो प्रकट होते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा अलग प्रकार का होता है, जैसे क्रिमिनल का होता है। तो ठीक वैसे ही घरवाली थोड़ी परेशान रहने लगी, घरवाले लोग, माँ बाप, भाई सब परेशान रहने लगे। इस बीच 1996 इनके पिता का देहांत हो जाता है, और पिता के देहांत की सूचना भी इसको मिलती है। मनीष शर्मा अपने पिता के देहांत पर भी शामिल वहां नहीं होते, उनको ऐसा लगता है कि वो जरूरी काम कर रहे हैं। इसी बीच को देखते हुए परिवार के भीतर थोड़ी नाराजगी इनसे हो जाती है, और साल 2009 का समय आता है। घर के भीतर ये बवंडर मचा देते हैं, जो मेरा जो हिस्सा है जो मुझे तुरंत दे दिया जाए, और मैं अपना कुछ काम करना चाहूंगा उससे बेच करके। कुल मिला के अपने पैसे के लेन देन होता है, जो भी संपत्ति का होता है वो किए, और फिर से वहां से गायब हो जाते हैं गांव से। साल 2014 का समय था। बड़े भैया भी अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब बड़े भैया की मौत में भी मनीष शर्मा ने घर जाना उचित नहीं समझा, और इसी बात को देखते हुए घर वाले इतना टेंशन में आ जाते हैं कि इन्होंने उनसे पूरी तरह से नाता ही घर वाले तोड़ लिया मनीष शर्मा से, कि कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा, तुम अपने जीवन में खुश रहो, हम लोग अपने जीवन में खुश रहने दो। लेकिन पता चलता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए मनीष शर्मा बस कंडक्टरी करना शुरू कर दिया था। बस में कभी कंडक्टरी करते थे, कभी किसी टोल प्लाजा पे वो टोल वसूलने के इधर उधर के काम किया करते थे। इस तरह से इनकी जीवन चल रहा था। एक दिन पता चलता है कि साल 2018 की बात होती है, उन्होंने जो पास में एक दरपा कॉलोनी होती है, वहां के रहने वाली एक लड़की से शादी करते हैं। शादी करके जो है घर आ जाते हैं, वो माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद ऐसा लगता है जो पुराना जो कुछ भी पाप किए सब कुछ अब धुल गए हैं, एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। घर वाले इसके अनुमति दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। लेकिन 6 महीने बीतते हैं, 6 महीने के बाद ही अपनी पत्नी को तलाक देने पे अडिग हो जाते हैं, और इस बात को लेकर के माँ काफी नाराज होती है। माँ कहती है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा लग जाएगा, तुम इस बेचारी को तलाक मत दो। लेकिन मनीष शर्मा ने जिद पकड़ ली कि इसे तलाक देना ही है, और जिद करके तलाक उन्होंने दे ही दिया। फिर घर वालों ने कहा अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारा तुम्हारा तो कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं तुमसे। 1 साल बीत जाता है, बस कंडक्टरी कर ही रहते। इसी दौरान किसी के दोस्त के संपर्क में आते हैं, शादी करने की बात करते हैं। शादी करें तो कैसे करें, कोई अच्छा सा रिश्ता बता। तभी उसने सुझाव दिया कि आजकल इतनी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट है शादियों की, किसी पे तुम रजिस्ट्रेशन करवा लो, आराम से तुम्हारी शादी हो जाएगी, बहुत अच्छे। ऐसे करते करते रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया, काफी अच्छी प्रोफाइल बढ़िया बनवाई। उस प्रोफाइल के भीतर कभी इस बात का जिक्र किया कि वो 5वीं फेल है, उनकी शादी भी हो चुकी है, साथ ही वो जो है बस कंडक्टरी का काम किया करते हैं। और उन्होंने इस तरह के बहुत भारी भरकम प्रोफाइल बनवा लिया, जिससे सामने दिखाई देती है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब होती है निशा नापित शर्मा,
फिलहाल अगर अभी की वर्तमान की बात करें तो 51 वर्ष इनकी उम्र थी। साल 2020 की जो है उनकी स्टार्टिंग जनवरी फरवरी की जो बात थी, तो उस दौरान जो है इनका जो जन्म जो होता है वो 22 दिसंबर 1973 को छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है अंबिकापुर, वहां के रहने वाले होते हैं। एसडीएम साहब परिवार की सेवा कर रही थी। परिवार की सेवा करते करते पढ़ने में काफी तेज तर्रार होती है। साल 2003 के भीतर एमपीपीएससी का ही एग्जाम क्लियर कर देती हैं। उनको कैडर मिल जाता है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार का कैडर मिलने के बाद कई साल बीतने के बाद प्रमोशन होते होते ही तहसीलदार बन जाते हैं। माता पिता की जो है सेवा काफी कर रहे थे, बहन का भी ख्याल रख रहे थे, परिवार के बाकी लोगों का भी ख्याल रख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अधिकारी बन करके रहेंगे और शादी वादी कुछ भी नहीं करनी है। इस तरह की जिंदगी सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी जिंदगी है। लेकिन जैसे जैसे उसके उम्र की लगातार बढ़ रही थी, उनको अकेलापन महसूस होता है, परेशान होने लगते हैं। 10 साल करीब बीत जाते हैं। साल 2020 में इनका प्रमोशन होता है। प्रमोशन होने के बाद ये एसडीएम साहिबा हो जाते हैं। जैसे एसडीएम बनती है तब अपनी बड़ी बहन से वो कहते हैं, जबकि इनकी बहन जो होता है असिस्टेंट लेक्चर होती है गवर्नमेंट कॉलेज के भीतर, प्रोफेसर होती है। उनसे कहती है कि अब ये अकेलापन मुझसे खाया जाता है, इसलिए मैं अपने एक नई जीवन बसाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वहां पर कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं शादी कर लूंगी। अभी इस तारे के बारे जो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने बताया कि एक लड़के से प्यार हो गया है, उससे दोस्ती हो गई है और आगे कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये चुपके से यानी एक दिन ऐसा समय आता है ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। 3 अक्टूबर 2020 को मंडला गायत्री मंदिर के भीतर जाकर के शादी करती हैं मनीष शर्मा से। और मनीष शर्मा ने शादी करने के बाद इनके जीवन अब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शादी बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हालांकि लड़का होता है कई साल छोटा भी होता है, लेकिन कई साल छोटा होने के बावजूद भी रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। बाद में पता चलता है कि जिससे शादी की है वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, बस का कंडक्टर है। तब एसडीएम साहब को थोड़ा झटका सा लगता है, थोड़ा वो घबराते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, इनको कुछ पैसे दिए जाए, इनकी मदद की जाए और इनसे बहुत अच्छा सा कोई काम लिया जाए और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। करीब 5 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर के उनको काम भी शुरू करवा दिया। लेकिन उनका कहाँ मन लग रहा था, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं हैं और उनका मन लगता था लड़कियों के भीतर, क्योंकि उनके जीवन का वो पहली महिला नहीं थी। पहले शादी करके 6 महीने में तलाक दे दिया। 6 महीना रहने के बाद ऐसे ही एक दिन और पता चलता है साल 2021 में उन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी महिला के साथ एक फोटोग्राफ्स लगा लिया था। उस महिला के बारे में जब एसडीएम साहिबा पता करते तो पता चलता है वो गाजियाबाद की महिला होती है। उस महिला के पति की कोरोना काल में मौत हो जाती है। तब से उसकी सेवा में लग जाते हैं जब भी मन करता था। अब एसडीएम साहब के पास वो आते जरूर थे, महीने में 2-4-5 दिन के लिए आकर के आने के बाद पैसे लिए और फिर वहां से चले गए। इस प्रकार से जिंदगी चल रही थी। इनको एसडीएम साहब को एहसास होता है कि गलत व्यक्ति से शादी करके जीवन और ज्यादा बद से बदतर कर ली है खुद की। अब करे तो करे क्या, समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब उनको शराब पीने की आदत लग जाती है। मनीष शर्मा को जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, और अपने पत्नी को पीटना, एसडीएम साहब के साथ बदतमीजी काफी करना, उनसे पीटना, उनसे पैसे लेना, जो सर्विस बुक होता है उसमें मेरा नाम शामिल करवा दो, और जो बैंक के जितने भी खाते हैं अकाउंट्स हैं उन अकाउंट में नॉमिनी बना दो। लेकिन एसडीएम साहब को जब ऐसा लगने लगा कि ये बदमाशी कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बहन को नॉमिनी बनाया, बहन के बेटे को भी नॉमिनी बना दिया, ताकि उसे अगर कुछ हो जाता है तो कम से कम जो कुछ भी लाभ मिलेगा सरकारी गैर सरकारी सब कुछ परिवार वालों को यानी बहन और बहन के बेटों को मिल जाए। लेकिन ये बात इस व्यक्ति मनीष शर्मा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर के घर में आए दिन झगड़ा होता था। 27 जनवरी 2024 को ये घर आता है एसडीएम साहब के पास। मनीष शर्मा पूरे दिन साथ रहता है। एसडीएम साहब को कहता है, बताता है, ये बीमार होती है थोड़ी बहुत, लेकिन 28 तारीख को जब वो सो रही थी तो ये व्यक्ति ने अपनी पत्नी का तकिए से यानी एसडीएम साहब का दम घोटने की कोशिश किया, और दम घोटने की वजह से जो उनके नाक से ब्लड आने लगता है। जब ब्लड आता है तो वही ब्लड उसके तकिए पे लग जाता है, वही ब्लड लग जाता है बेडशीट के ऊपर। जैसे ब्लड लगता है, खून लगता है, उसके बाद मौका पाते ही इस जाजिम को और तकिए को उसको धो दिया वॉशिंग मशीन के अंदर। जिस टाइम वहाँ पे नहीं कोई उनका जो है चपरासी वगैरह नहीं होता है, और उसके बाद घर से बाहर निकल जाते हैं, घर के आते हैं घूम करके, और इस तरह से ड्रामा क्रिएट करते हैं। एसपी पूरी ईमानदारी से जब मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है मनीष शर्मा ने अपने पत्नी का एसडीएम का कत्ल किया, और ऐसी कहानी रच दी उसके बाद कि पब्लिक को, परिवार वालों को लगे कि हार्ट अटैक है, ये अन्य कारण से मौत हो गई है, साधारण से मौत हुई। लेकिन मनीष शर्मा को पता था ये बात कि बड़े अधिकारी हैं, इस मामले की बहुत बहुत उच्च स्तर पर जांच की जा सकती है। लेकिन जिस
पांचवें फेल व्यक्ति जिस प्रकार से काम किया, उस चालाकी उसकी वॉशिंग मशीन पे जाकर के खत्म हो जाती है, सिमट जाती है। पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो काफी बेहोश होकर के जमीन पे उसी समय धड़ से गिर जाता है। उसके बाद उसको अदालत में, कोर्ट में पेश किया जाता है, तब भी वो बेहोश होकर के जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद जो है उसको फिर जेल वगैरह ले जाने के प्रयास होता, तब भी वो बेहोश हो रहा था। अब पुलिस वालों को ऐसा भी डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मनीष शर्मा की भी जान निकल जाए। इसके लिए उसको अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि उसके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर के उसको जेल भेज करके इस मामले की निष्पक्ष जांच करके कम से कम समय में पुलिस की प्रयास है कि इसको जेल के भीतर भेज करके कोर्ट से बड़ी सजा दिलवाई जाए, ताकि ये संदेश लोगों को मिल सके कि जो बुरे काम का बहुत बुरा नतीजा होता है। पूरा घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।